आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 to 4 नवंबर तक का करंट जीएस और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप साथ साथ इनको नोट करते चलिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1956, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, मध्य प्रदेश का भी है। तो आप कमेंट में ये जवाब देंगे कि और कितने राज्यों का स्थापना दिवस, उनके नाम लिखकर भेजेंगे, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस 1 नवंबर को पड़ता है। जीवन शक्ति मिशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया गया था। इंतजार आपका अभियान, दीदी वाहन सेवा, अन्य कई प्रकार के योजनाएं कोरोना के टाइम पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और पुलिस कर्मचारियों के लिए करमवीर पुरस्कार भी एमपी सरकार ने प्रारंभ किया था। अगला है वैश्विक शहरीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वैश्विक शहरीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट बात है 5 नवंबर को देश बंधु चित्तरंजन दास का जन्म दिवस। 5 नवंबर को देश बंधु चित्तरंजन दास का जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ था। ये वकालत कर चुके थे और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, लेकिन आईसीएस में असफल रहे। उसके बाद में इन्होंने वकालत करने के लिए विदेश गए। 1892 में ये भारत वापस आए। बाद में ये काफ़ी अच्छे वकील साबित हुए। इन्होंने 1908 में अलीराजपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव रखा। बाद में महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और अपनी वकालत भी छोड़ दी थी और सारी संपत्ति दान कर दी थी। इनको राष्ट्रमित्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ढाका में जो कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी की है। 1921 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये जेल में थे तो 1921 में इन्हें अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता, मैंने एक नाम लिखा है, हकीम अजमल खां। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और इनका भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। नायडू ने भाषण पढ़ा था और हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये जेल में थे लेकिन अध्यक्ष ये थे। 1922 में ये गया अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के गया अधिवेशन में। लेकिन बाद में इन्होंने एक नया दल, स्वराज्य दल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नया दल, स्वराज्य दल का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। CR दास उस दल के अध्यक्ष थे, स्वराज्य दल। इतनी बात याद रखेंगे। तो 5 नवंबर को चित्तरंजन दास का जन्म दिवस मनाया जाता है। इतनी बात आप अच्छे से याद कर लेंगे इसको। अगला वर्ल्ड सुनामी, विश्व सुनामी अवेयरनेस डे। विश्व सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये भी 5 नवंबर को मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। क्लियर है? भारत का 39वां आर्द्रभूमि स्थल कवरताल को घोषित किया गया है। यह बिहार में स्थित है। इसको कवर झील भी कहते हैं। जबकि 38वां उत्तराखंड में स्थित है। 38वां उत्तराखंड के आसन को घोषित किया गया है। आसन को आप सभी लोग जानते हैं कि आर्द्रभूमि स्थल, वेटलैंड एरिया या बायोलॉजिकल फूड मार्केट भी इनको कहते हैं। और
रामसर स्थल भी कहते हैं इनके लिए। 1971 1971 2 फरवरी को एक सम्मेलन हुआ था ईरान में। इसी कारण 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उसको और देख लें तो काफ़ी और जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर है। उसमें ये भी बताया कि सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, प्रथम कौन सा स्थल जिसको सम्मिलित किया गया था। तो ये सब बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, तो आप उसको देख लीजिए। भारत का पहला टायर पार्क क्या है? खराब टायरों से कुछ स्पेशल वस्तुएं बनाकर एक पार्क बनाया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। अगला है 2020 का सियोल शांति पुरस्कार। 2020 का सियोल शांति पुरस्कार आप सभी लोग जानते हैं, सियोल दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। सियोल दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। और सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? थॉमस बाख जो कि जर्मनी के हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, थॉमस बाख। और आप ये बताएंगे कि ये सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है। उन्हें किस वर्ष का दिया गया था? किस वर्ष का सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है? उन्हें किस वर्ष का मिला है? और 2020 का किसे मिलेगा? थॉमस बाख। T20 में 1000 छक्के लगाने वाले 1000 छक्का लगाने वाले पहले प्लेयर, T20 में 1000 छक्का लगाने वाले, इसी वर्ष के T20 में पहला छक्का लगाने वाले, मान 1000 छक्का लगाने वाले प्लेयर क्रिस गेल बने हैं। अब आप ये कमेंट करेंगे इनका पूरा नाम क्या है और किस देश के प्लेयर हैं? इनका पूरा नाम क्या है और किस देश के प्लेयर हैं? अगली बात आ रही है कि शेन वाटसन ने अभी संन्यास लिया है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वाटसन, ये ध्यान रखना, संन्यास लिया है। प्लास्टिक कचरा उत्पादन में विश्व में नंबर 1 अमेरिका है। प्लास्टिक कचरा में नंबर 1 अमेरिका है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कचरा में नंबर 1 चाइना है। ये ध्यान रखना, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी प्लास्टिक कचरे की चर्चा हुई तो मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बता दिया। ध्यान रखना, ई कचरा सभी लोग जानते हैं। ये जो पुराने मोबाइल टीवी वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं उनका यूज नहीं होता, वो ई कचरा कहलाता है। प्लास्टिक कचरा से आप भली भांति परिचित हैं। IIFFB इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ओम पुरी को मिला है और इनकी पत्नी नंदिता दास को ये दिया गया है। ओम पुरी मरणोपरांत दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो इस पुरस्कार को किसने ग्रहण किया था? नंदिता दास ने मरणोपरांत, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन केवड़िया गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर किया है। और सभी लोग जानते हैं सरदार पटेल के नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में ही सरदार पटेल के नाम पर क्या है आप कहेंगे तो सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद गुजरात में। और इनकी सबसे ऊंची मूर्ति भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कई बार बता चुके हैं। महिला गाइड प्रथम बार कहाँ के राष्ट्रीय नेशनल पार्क में नियुक्त हुई हैं? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ये उत्तराखंड के राज्य में आ चुका है, उत्तराखंड। लेकिन ध्यान रखना बेटा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। दुधवा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यहाँ पर जानवरों को क्वारंटाइन सुविधा भी दी गई थी। ये पहला नेशनल पार्क बना था जिसमें क्वारंटाइन सुविधा दी गई थी, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था।
ये ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अब आप कमेंट में जवाब भेजेंगे कि हिमिस नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, और महावीर स्वामी नेशनल पार्क जिसको मोलन नेशनल पार्क कहते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, और सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है। जितनी भी क्वेश्चन मैं कमेंट में पूछता हूँ आप उनके जवाब भेजेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, और आप लगातार जवाब भेजते जाएंगे तो प्रैक्टिस में क्वेश्चन बनेंगे, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी गलत नहीं होगा बेटा। ये 100% गारंटी, आप बहुत अच्छे लेवल से तैयार कर पाएंगे। तो इनके आप आंसर ज़रूर भेजें कमेंट में। राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला, राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला भारत का राज्य, पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये वही राज्य है जहाँ की डींग एक्सप्रेस नाम से प्रसिद्ध हिमा दास हैं। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। जगदीश मुखी यहाँ के कौन हैं, गवर्नर हैं। कोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जाएगा, ये उसी राज्य में है, तो उस राज्य का नाम आप कहेंगे असम है। असम। सर्बानंद सोनोवाल और डींग एक्सप्रेस क्या हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडरों को सम्मिलित किया है असम राज्य ने। अब आप ये बताएंगे कि मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडरों को सम्मिलित किया गया है। यह मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य सरकार की। आप आंसर भी थोड़ा तरीके से लिख कर भेजा करें। आप ऐसे भेजेंगे कि मधु बाबू पेंशन योजना राज्य की है, तो उस राज्य का नाम लिख देंगे वहाँ पर। आप कैसे कर दें इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसे थोड़ी समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर है। आप क्वेश्चन लिखकर उसका आंसर कमेंट किया करें। क्लियर है बेटा। गोनी तूफान अभी हाल में ही फिलीपींस देश में आया था। गोनी तूफान फिलीपींस देश में आया, काफ़ी तबाही मचाई है गोनी तूफान ने, फिलीपींस देश में आया है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भी स्थित है मनीला में, और फिलीपींस सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है। फिलीपींस की मुद्रा पैसो है, तो फिलीपींस में आया गोनी तूफान। अगला है शॉन कॉन्ड्री जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ये कौन थे, फिल्म कलाकार, और इन्होंने जेम्स बॉन्ड की सीरीज में काम किया था और जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। डेयरी उत्पादन के साक्ष्यों का पता किस सभ्यता में चला है, तो इंडिया और कनाडा ने मिलकर डेयरी उत्पादन के साक्ष्यों का पता लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पाद भी था। तो ये कौन सी सभ्यता थी, IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसको आदि इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। अगर ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आया तो आप हड़प्पा सभ्यता टिक करेंगे कि किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्यों का पता लगाया है इंडिया और कनाडा ने, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नाम इसलिए रखा गया है कि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर, सबसे पुराना शहर मोहनजोदड़ो है। अगला लिखा है जॉन मुगुफली, नाम आप जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, मूंगफली जैसा लग रहा है। जॉन मुगुफली किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, तंजानिया। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। याद रखेंगे क्या राजधानी है, डोडोमा।
मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिए। डोडोमा, तंजानिया की कैपिटल डोडोमा। और ये यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं टी.एन. कृष्णन, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ये कौन है? तो आप कहेंगे वायलिन वादक। ये पूछा जा सकता है कि टी.एन. कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन वादक। अब आप ये कमेंट करेंगे कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और माय म्यूजिक माय लाइफ पुस्तक किसने लिखी? माय म्यूजिक माय लाइफ पुस्तक किसने लिखी? और निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन कहाँ पर चली है? बेल्ली, केरल। ट्रेन कहाँ चली है? केरला में चली है। ये केरला में या केरल में, और ये बेल्ली नामक स्थान पर एक टूरिस्ट प्लेस है केरल का, और ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी दूरी तय करेगी। तो सौर ऊर्जा से संचालित इसमें 3 बोगी होंगी, लगभग 45 यात्री इसमें बैठ पाएंगे। क्लियर है बेटा? पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला देश, तो आप कहेंगे अमेरिका। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, और 2015 अमेरिका उसी समय इसका सदस्य बन गया था। यूएसए उसी समय इसका सदस्य बन गया था। अलग होने वाला देश कौन सा है? पहला देश अमेरिका बना है। और अमेरिका ने अभी कई संगठनों की सदस्यता छोड़ी है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से संगठन है। अगले वीडियो में वो भी चर्चा करूँगा। अगला है पेंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय या टी बंदोपाध्याय ने ये पुस्तक लिखी है। अगला पॉइंट है, किस देश ने एम नरवाड़े को मानद जनरल की उपाधि दी है? तो आप कहेंगे किसने दी है? तो नेपाल देश ने। नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? के.पी. शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि काठमांडू में कौन कौन से संगठन का हेडक्वार्टर है? किस संगठन का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में? अगली बात लिखी है विनय एम कोइत्री यहाँ के राजदूत हैं। विनय एम कोइत्री नेपाल में भारतीय राजदूत हैं। और नेपाल और भारत के मध्य ये परंपरा बनी है कि दोनों एक दूसरे के जनरल को मानद उपाधि देते हैं। 1950 में है उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कमांडर के.एम. करियप्पा थे। 1950 में उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कमांडर कौन थे? के.एम. करियप्पा थे। एक और इम्पोर्टेंट ये बात है कि अभी कुछ समय पहले ही जनवरी में पूर्णचंद्र थापा, जो कि नेपाल के जनरल थे, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये उपाधि दी थी। क्लियर है कि नहीं? ये बात याद रखेंगे। अभी किसको मिली है? एम नरवाड़े को ये उपाधि मिली है। सतीश प्रसाद सिंह ये बिहार में मात्र 5 दिन के सीएम रहे थे बिहार के, इनका निधन हुआ है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किसी राज्य के सबसे कम दिनों के सीएम रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह जिनका निधन हुआ है वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका आंसर आएगा बिहार राज्य से रिलेटेड है। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर आप कहेंगे तो ये बनाया गया है। कॉमिक कैरेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जम्बूधात, तौसीता, अंगारा, शेषनाग, ये सब। और जैसे कि आप लोगों ने शक्तिमान सुना होगा, इनकी कॉमिक्स आती हैं। तो इसी तरह से चाचा चौधरी आप लोगों ने हो सकता है कॉमिक्स ना पढ़ी हो, लेकिन हमने बचपन में पढ़ी थी। चाचा चौधरी का दिमाग ऐसे लिखा जाता था, हम पढ़ते थे तो वहाँ ऐसे स्टार बना रहता था। और चाचा चौधरी अच्छी से अच्छी मुसीबतों से बाहर आ जाते थे, तो काफ़ी अच्छी कॉमिक्स रहती थी। तो यहाँ ऐसे स्टार बना रहता था, तो लिखा रहता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है।
और इनके साथ एक काफ़ी हट्टा कट्टा एक इंसान रहता था। अगर आपको नाम मालूम हो तो उसका नाम भी आप लिखिए, वो कौन था, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चाचा चौधरी नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। कॉमिक कैरेक्टर हैं ये। फराज खान का निधन होगा। फराज खान, आपने फराज खान का नाम सुना होगा, फिल्म कलाकार हैं फराज खान। और ये यूसुफ खान के बेटे हैं। यूसुफ खान फिल्म कलाकार के बेटे हैं। और मेहंदी फिल्म में इन्होंने भूमिका निभाई है। मेहंदी फिल्म में इन्होंने भूमिका निभाई है। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से नोट्स बना लेंगे यहाँ तक का। और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे गए बेटा, उनका बड़ी आसानी से आप जवाब भेजिएगा। कहीं प्रॉब्लम आए तो आप अगले वीडियो में उसकी आंसर देखेंगे। कोशिश किया कीजिए, तभी आपकी तैयारी होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लें।